Hello everyone, my dear viewers. In this lecture we are going to discuss थर्ड कैरनेटिक वार। आज हम थर्ड कैरनेटिक वार पढ़ने वाले हैं और आज हम कैरनेटिक वार्स को जरूर खत्म करेंगे। ठीक है, थर्ड कैरनेटिक वार आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहली बात, थर्ड कैरनेटिक वार कब लड़ी गई थी? ये 1757 टू 1763 एडी में लड़ी गई थी। ठीक है, यानी कि 1757 टू 1763 का जो बीच का जो टाइम पीरियड था 6 सालों का। ठीक है, तो इसमें क्या लड़ी गई थी? थर्ड कैरनेटिक वार लड़ी गई थी। डियर फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज नहीं होना, मुझे पता है कुछ बुक्स पे आपने देखा होगा या गूगल पे 1758 टू 1763 ये भी करेक्ट है, लेकिन अब अगर हम एग्जैक्टली देखेंगे वो 1757 में स्टार्ट हुआ था और 1763 में वो वार जो है एंड हुई थी, थर्ड कैरनेटिक वार। अब ये 1758 क्यों आ रहा है, कुछ बुक्स में क्यों आ रहा है, ये भी मैं आपको बताऊं। एक्चुअली दीज वर द लास्ट डेज ऑफ 1757। ये दिसंबर जनवरी के बीच के कुछ दिन चल रहे थे, तो वहीं पे थर्ड कैरनेटिक वार स्टार्ट हुई थी। इसलिए कुछ बुक्स में 1757 आया है, कुछ बुक्स में 1758 है। अब अगर हम इसके काज की बात करेंगे, थर्ड कैरनेटिक वार क्यों हुआ था? जैसे हमने देखा था फर्स्ट वार क्यों हुआ था, सेकंड कैरनेटिक वार क्यों हुआ था, इस तरीके से अब हम देखेंगे थर्ड कैरनेटिक वार का रीजन क्या था, इसका काज क्या था। ठीक है, क्यों हुआ था? जैसे कि आपको पता है, अब मैं आपको फिर से वो हिस्ट्री रिपीट नहीं करूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्चुअली वहां पे यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, सैक्सोनी, स्वीडन, रशिया वर्सेस ब्रिटेन, प्रूशिया, हैनोवर, वहां पे जंग चल रही थी। यानी कि एक साइड से फ्रांस, ऑस्ट्रिया, सैक्सोनी, स्वीडन, रशिया की कुछ कंट्रीज थी और दूसरे साइड में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी जैसे ब्रिटिश, प्रूशिया, हैनोवर, वो आपस में वहां पे लड़ रही थी। ठीक है, तो अब इस बार क्या हुआ था थर्ड कैरनेटिक वार में? आपको सिंपल एक रीजन बताऊंगा थर्ड कैरनेटिक वार में क्या हुआ था। इसका रीजन क्या था? यूरोप में जो ऑस्ट्रिया था, ठीक है, चल रही ना वीडियो? हाँ, ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया इस बार क्या करना चाहता था? ऑस्ट्रिया 1756 में, याद रखना मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रिया 1756 में क्या करना चाहता था? वो सिलीशिया की जो टेरिटरी है, ठीक है, ये भी यूरोपियन एक टेरिटरी है। ठीक है, सिलीशिया की टेरिटरी को वो 1756 में, सिलीशिया की टेरिटरी को 1756 में ऑस्ट्रिया क्या करना चाहता था? रिकवर करना चाहता था। क्या करना चाहता था? रिकवर करना चाहता था। ठीक है, तो यहीं पे 1756 में ही क्या होता है फिर? 7 years वॉर ऑफ सक्सेशन यहां पे शुरू होता है। कब होता है? 7 year वॉर ऑफ सक्सेशन यहां पे शुरू होता है। क्या होता है? 7 year वॉर ऑफ सक्सेशन कब शुरू होता है? 1756 में। कब होता है? जिस वक्त ऑस्ट्रिया सिलीशिया की टेरिटरी को रिकवर करना चाहता है। तो इसके बाद 1756 से लेकर 1763 का जो ये टाइम पीरियड है ना, इसको कहा जाता है, इसके बीच में जो ये जंग हुई, इसको कहा जाता था 7 year वॉर ऑफ सक्सेशन। तो 7 साल के लिए चली, इसलिए इसको नाम दिया गया है 7 year वॉर ऑफ सक्सेशन। 56 टू 63 कितने साल आते हैं? 7 साल आते हैं ना, तो इसलिए इसको नाम दिया गया था 7 year वॉर ऑफ सक्सेशन। तो सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रिया रिकवर करना चाहता था सिलीशिया को 1756 में, तो यहां पे 7 year वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाती है 1756 में, जो फिर 1763 तक क्या रहती है? कंटिन्यू रहती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैरनेटिक वॉर कब शुरू हुआ था, कैरनेटिक वार कब शुरू हुआ? थर्ड कैरनेटिक वार वो 1757 में शुरू हुआ। ठीक है, 7 year वार ऑफ सेक्शन स्टार्ट कब हुआ? 1756 में। कैरनेटिक वार कब स्टार्ट हुआ? थर्ड कैरनेटिक वार 1757 में। समझ गई मेरी बात? कैरनेटिक वार 1757 में स्टार्ट हुआ और जो 7 year वार ऑफ सक्सेशन वो 1756 में स्टार्ट हुआ। यानी कि ये जब जिस वक्त 7 year वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद 1 साल थर्ड कैरनेटिक वार यहां पे स्टार्ट हुआ। अब लेकिन ये तो यूरोपियन कंट्री की बात है, वहां पे ऑस्ट्रिया उसको रिकवर करना चाहती थी सिलीशिया को, तो ये तो यूरोपियन कंट्री की लड़ाई थी। तो लेकिन भारत में जो ये लड़ाई है ये कैसे पूछी? ठीक है, जैसे वही सेम वही जिस तरीके से फर्स्ट कैरनेटिक वार में, ठीक है, आपको पता है दोनों जो फ्रांस है और ब्रिटिश है वो दोनों कहां पे ट्रेड कर रहे थे? इंडिया में, तो इसलिए वो लड़ाई यहां आई। इस तरीके से थर्ड कैरनेटिक वार जिस वक्त शुरू हुआ तो उस वक्त टाइम पीरियड में भी भारत में ब्रिटेन भी ट्रेड कर रहा था, फ्रांस के भी कुछ सेटलमेंट्स थे, फ्रांस भी ट्रेड कर रहा था भारत में, तो इसलिए ये लड़ाई फिर से यहां पूछ गई। अब लड़ाई यहां क्यों पूछ गई? क्योंकि बाहर, इंडिया के बाहर ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी, यहां यूरोपियन कंट्रीज में जिस वक्त ऑस्ट्रिया सिलीशिया को क्या करना चाहता था? रिकवर करना चाहता था। यहां पे ब्रिटिश और फ्रांस ने फिर से अपोजिट टीम्स को ज्वाइन किया। ठीक है, सिंपली मैं आपको बताऊं, ब्रिटेन किसको सपोर्ट कर रहा था? ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था ऑस्ट्रिया को और फ्रांस सपोर्ट कर रहा था सिलीशिया को। इसीलिए ये थर्ड कैरनेटिक वार का जो असर है ना, ये हमारे भारत में भी पूछा। ठीक है, ये थर्ड कैरनेटिक वार क्यों है? क्योंकि यहां पे ब्रिटिश और फ्रांस जो है ये एक दूसरे के अपोजिट थे।
अब मेरे दोस्तों याद रखना 1758 में फिर 17 उसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगा बैटल ऑफ पैलेसी के बारे में भी। 1757 में बैटल ऑफ पैलेसी भी हुआ था, है ना। वो बैटल ऑफ पैलेसी किसने जीता था वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला, ठीक है। तो चलिए पहले इसी की बात हम करेंगे। अब हम डायरेक्टली 1756 आपने देखा, ठीक है। 1756 में ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होता है। 1757 में क्या होता है, थर्ड कैनेटिक वार शुरू होता है। और 1757 में ही क्या होता है, बैटल ऑफ पैलेसी होता है। क्या होता है, बैटल ऑफ पैलेसी होता है। बैटल ऑफ पैलेसी कौन जीता है, ये जीता है, एक सेकंड, ये जीता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये ब्रिटिश वाले जीतते हैं। अब आते हैं डायरेक्टली हम हाँ, जिस वक्त ये तो ताज़ा ताज़ा मतलब ये जंग इन्होंने जीता था ब्रिटिशर्स ने। जिस वक्त 1757 में ब्रिटिशर्स ने ये बैटल ऑफ पैलेसी जंग जीत ली, तो उस टाइम पीरियड में उनको फिर री मिला था, ठीक है। उनको सपोर्ट मिला था, उनको करेज मिली थी, ठीक है, उनको हिम्मत मिली थी। ये जंग जब उन्होंने लड़ी, फिर ये वार में उसको, इस वार में उनको विक्ट्री मिली, तो उनको क्या मिली, ब्रिटिशर्स को क्या मिली, हिम्मत मिली। और इसके साथ साथ ये वार जीतने के बाद ब्रिटिश से, यानी कि बाहर यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि जो यूके हैं, लंदन से उनको कुछ फौज भी भेजा गया था, एक्स्ट्रा फौज, और इनको कुछ मटेरियल भी भेजा गया था। किनको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। होगी 1757 की बात। बैटल ऑफ पैलेसी में डिटेल में पढ़ना है आगे। अब आते हैं हम 1758 में। 1758 में क्या होता है, फ्रेंच 1757 में किनको आर्मी भेजी जाती है, यूके वाले भेजते हैं अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1758 में क्या होता है, फ्रेंच जो है ना, फ्रेंच यानी कि फ्रांस जो है वो भेजता है अपना इंप्रेसिव आर्मी, ठीक है। यानी कि जो बहुत ही स्किल्ड आर्मी होती है, जो बहुत ही ब्रेव आर्मी होती है, बहादुर आर्मी होती है, ठीक है। तो 1758 में फ्रेंच अपनी इंप्रेसिव आर्मी भेजती है। कहाँ भेजती है, हाँ, सबसे पहली बात, उस आर्मी का जो हेड था, ठीक है, दैट आर्मी वॉज हेडेड बाय, और दैट आर्मी वॉज लीडेड बाय काउंट, नाम याद रखना, काउंट डी लैली, ठीक है। तो उस आर्मी का हेड कौन था, जो आर्मी फ्रेंच ने 1758 में भेजी थी उस आर्मी का हेड था काउंट डी लैली, ठीक है। तो काउंट डी लैली को किस लिए भेजा गया था, फ्रेंच ने, ठीक है, फ्रेंच ने काउंट डी लैली को किस लिए भेजा, आर्मी भी साथ में उसको दी, तो किस लिए भेजा, इस बार फ्रेंच ने काउंट डी लैली और आर्मी को इसलिए भेजा, उनका मकसद इस वक्त बस उन्होंने ये ठान लिया था कि इस बार हमें इंग्लिश के लोगों को भारत से एक्सपेल करना है, उनको भगाना है, ठीक है, उनको बिल्कुल ही शिकस्त देनी है, उनको 100% भारत से निकालना ही निकालना है, यानी कि उनका 0% डोमिनेंस रहना चाहिए कहाँ पे, भारत में। ये किन का इरादा था, ये फ्रेंच का इरादा था, इसलिए उन्होंने काउंट डी लैली को इंप्रेसिव आर्मी के साथ भेजा था, ठीक है। फिर जब 1758 में, एक सेकंड चल रही है ना वीडियो, मुझे कंफ्यूजन होता है थोड़ा, हाँ देखिए, फिर जब 1758 में लैली कहाँ पूछा, जब लैली भारत पहुंचा, तो लैली जैसे आए, ये भरपूर इसने क्या किया, इसने जोश खरोश से, ठीक है, ये जोश में आया और इसने क्या किया, इसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। 1758 में ही इसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो लैली स्टार्टेड हिज वर्क, लैली स्टार्टेड अटैकिंग विग्रसली। हम ये कहेंगे कि लैली ने अपना जो काम है वो जोश खरोश से किया, ठीक है। तो यानी कि पूरी ताकत इसने लगाई, ठीक है, भरपूर ताकत इसने लगाई, और इसने अपना काम शुरू किया, ये अटैक करना इसने शुरू कर दिया। किनके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। सबसे पहली बात 1758 में याद रखना मेरे दोस्तों, 1758 में क्या होता है, लैली ने अटैक किया किस पे, सबसे पहले इसने अटैक किया विजयनगरम पे, ठीक है, विजयनगरम पे, जो एक टेरिटरी थी कहां पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विजयनगरम पे इसने अटैक किया, जो आंध्र प्रदेश में टेरिटरी थी, स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूं आपको। और साथ में इसने फोर्ट सेंट डेविड, ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड जो कहां पे थी, तमिलनाडु में, इनको अटैक किया। मैं आपको बता रहा हूं 1758 में जब लैली आया तो इसने विग्रसली अपना काम स्टार्ट किया, विग्रसली इसने अटैकिंग शुरू कर दी। तो सबसे पहले इसने विजयनगरम जो आंध्र प्रदेश में एक टेरिटरी थी उस पर अटैक किया, और जो फोर्ट सेंट डेविड था तमिलनाडु में, उसको भी अटैक किया। और अटैक करने के बाद इसको, इस टेरिटरी और इस फोर्ट को इसने कैप्चर भी किया, यानी कि कामयाब रह चुका, ठीक है। ये कामयाब यहां पे रह गया, ठीक है, इसको विक्ट्री यहां पे मिली कि इसने इसको कैप्चर किया, ठीक है, अटैक किया और कैप्चर किया। और इसके सराउंडिंग्स में जितनी भी पोजीशंस थी, इंग्लिश की जितनी भी पोजीशंस थी, यानी कि इंग्लिश का कब्जा जिन भी टेरिटरीज के ऊपर था, यानी कि ये मान लीजिए फोर्ट
फोर्ट पे इन्होंने अटैक किया, फोर्ट सेंट डेविड के अराउंड सराउंडिंग्स में जितनी भी पोजेशंस थी, यानी कि जितनी भी चीज़ें किसकी थी, ब्रिटिशर्स की, चाहे वो टेरिटरी थी या कोई आर्टिलरी थी, तो वो किसने कब्जा की, वो लैली ने कब्जा की। किसने कब्जा की? लैली ने, जिसको हम काउंट डी लैली भी बोलते हैं। इसके अलावा इस तरीके से विजयनगरम के में जितनी भी ब्रिटिश के पोजेशंस थी, जितनी भी ब्रिटिशर्स की चीज़ें कुछ थी या टेरिटरी थी, तो वो भी कब्जा की। ठीक है, लेकिन जिस वक्त, ध्यान रखना, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये कहीं पे बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने भी कहीं पे सुना था ऐसे ही। ठीक है, मैंने भी कहीं पे बुक में नहीं पढ़ा, मैंने कहीं पे ये सुना था। ठीक है, जिस वक्त 1758 में लैली ने इसको मतलब ब्रिटिशर्स को अटैक किया और उनके पोजीशंस वगैरह कैप्चर की, उसी वक्त मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में इंग्लिश का एक बहादुर जवान क्या करता है, मसूलीपट्टनम में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहादुर जवान फ्रेंच लोगों को क्या करता है, फ्रेंच लोगों को, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है DHE। ठीक है, DHE उसका नाम होता है। सिंपली याद रखना, DHE ने मसूलीपट्टनम में क्या किया, इसने ये इंग्लिश ईस्ट कंपनी का एक बंदा था, इसने फ्रेंच लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। कहाँ पे नुकसान पहुंचाया? मसूलीपट्टनम में। किस वक्त नुकसान पहुंचाया? जिस वक्त लैली ने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड और विजयनगरम को कैप्चर किया। ठीक है, तो ये थी यहाँ तक इसकी कहानी। अब लैली इसके बाद क्या करता है, लैली ने जब विजयनगरम और फोर्ट सेंट डेविड को अटैक किया, उसके बाद लैली कहाँ पे आता है अटैक करने के लिए? मद्रास पे। मद्रास कोई छोटी मोटी टेरिटरी थी नहीं, मद्रास मत कोई छोटी मोटी टेरिटरी थी, ये मिनरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था। ना कि सिर्फ मिनरल रिसोर्स नहीं, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, किसी भी रिसोर्स की आप बात करोगे तो मद्रास इससे भरा हुआ था। ठीक है, तो अब क्या लैली अब किस पे अटैक करेगा? मद्रास पे अटैक करने आता है। लेकिन इस बार मद्रास पे जिस वक्त लैली अटैक करने के लिए आता है, तो इस वक्त वो फेल हो जाता है। अब आप बताओगे फेल लैली क्यों हुआ था मद्रास को जिस वक्त उसने अटैक किया था? क्योंकि लैली को टाइम पे, ठीक है, लैली को नेवल सपोर्ट उसको टाइम पे नहीं मिला था। यानी कि नेवी जो इनकी थी, यानी कि जो इनकी वाटर आर्मी थी, ठीक है, समंदरी जो इनका फौज था, उन्होंने इसको टाइम पे मदद नहीं किया। ठीक है, लैली फेल्ड। क्यों? बिकॉज ही डिडंट गॉट द नेवल सपोर्ट इन टाइम। और नेवल सपोर्ट भी इसको टाइम पे नहीं मिला, इसके साथ साथ इसको फंड्स जो इसको आर्मी के लिए चाहिए थे वो भी इसको टाइम पे नहीं मिले। और एम्यूनेशंस, ठीक है, एम्यूनेशंस जो इसको चाहिए थे, यानी कि जो इसको हथियार वेपन चाहिए थे टाइम पे, वो भी इसको नहीं मिले। इसीलिए मद्रास पे जब लैली ने अटैक किया वो वहां पे फेल हो गया। काउंट डी लैली को सपोर्ट टाइम पे नहीं मिला, ये चीज हमने देखी, फंड्स भी नहीं, वेपन भी नहीं, एम्यूनेशन भी नहीं, और ना ही नेवल सपोर्ट मिला। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखेंगे लैली खुद भी बदमिजाज था। बदमिजाज क्यों था? अब मुझे उससे गर्ज नहीं है बदमिजाज था क्या था। अब आप ये नहीं कहना कि सर आप शायद फ्रेंच के सपोर्ट में जा रहे हो यहाँ पे, नहीं, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि लैली ने एक मतलब जो इसने एक बहुत, हम कहेंगे जो उसने एक बहुत बड़ी गलती की, वो क्या थी? वो बहुत रूडली बिहेव कर रहा था। ठीक है, लैली जो है ना, वो बहुत रूडली बिहेव कर रहा था अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ काउंट डी लैली बहुत रूडली बिहेव कर रहा था। यानी कि जो इसके अंडर काम कर रहे थे, जो इसके अंडर आर्मी काम कर रही थी, जो इसके अंडर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग थे, उनके साथ वो रूडली बिहेव कर रहा था। जो सर्वेंट्स थे, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स कहां पे थे? पौंडीचेरी में। याद रखना मेरे दोस्तों, ये बहुत फेमस एग्जांपल है इसकी। ठीक है, पौंडीचेरी में जो सर्वेंट्स थे किसके? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके साथ भी वो बहुत रूडली बिहेव कर रहा था। और इसके साथ वो क्या कर रहा था, और लैली क्या कर रहा था? अगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट जो थे, या उसके जो सबॉर्डिनेट्स थे लैली के, या उसके जो सबॉर्डिनेट्स थे, उसकी जो आर्मी थी, अगर वो कोई ओपिनियन देते थे, अगर वो कोई अपनी राय देते थे, कोई सजेशन देते थे, तो लैली उसको क्या करते थे? लैली उसको डिसएग्री करता था, इग्नोर करता था। ठीक है, वो इनका कोई भी ओपिनियन नहीं लेता था, वो इनकी कोई भी सजेशन नहीं लेता था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उनकी ओपिनियन चाहे अच्छी हो या बुरी हो, या सजेशन अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन लैली बिल्कुल उनका मानता ही नहीं था।
ठीक है, वो ये सोच के आया था कि मैं कमांडर हूं, मुझे उनको क्या करना है, रूडली बिहेव करना है और मुझे ये इनको सताना है, बस ये उसने सोचा था कि मैं आई एम द बॉस, वो ये सोच रहा था। और एक चीज लैली क्या कर रहा था, वो अपने जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स थे या सर्वेंट्स जितने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में थे, वो इनको डिसऑनेस्ट समझ रहा था, यानी कि ये बेईमान है, ये ईमानदार नहीं है। ठीक है, यानी कि उसके कहने का मतलब ये था, लैली ये समझ रहा था, वो उसकी आइडियोलॉजी ये थी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो भारत में हैं ये कभी भी पलट सकते हैं, यानी कि ये कभी भी किसके फेवर में जा सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में, यानी कि कभी भी गद्दारी कर सकते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो ये रीजन थे कि लैली फेल क्यों हो गया। ठीक है, मद्रास को कैप्चर करने में वो फेल क्यों हो गया, ना कि मद्रास को ही। और ये कारण ऐसे भी थे, यही ऐसे कारण थे जिसकी वजह से फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्कुल यहां से डेरा जो है वो उठा के ले गए, वो वापस चले गए। ठीक है, ये वो उनका मतलब, ये जो लैली ने जो ये कुछ मतलब बुरे काम किए, ठीक है, इसका अंजाम फिर लास्ट पे अंत पे ये पूछता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर भारत से भागना पड़ता है। इनको एक एक टेरिटरी जो है ना, ब्रिटिश वाले उनको मतलब क्या करते हैं, कैप्चर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उनके पास फिर लास्ट पे जीरो बचता है। देखोगे आप आगे हिस्ट्री में। देखिए अब तो कंडीशन यहां पे ऐसी पैदा हो गई कि लैली किसका नहीं मान रहा है, लैली सबऑर्डिनेट्स का नहीं मान रहा है, और सबऑर्डिनेट जो है वो किसको नहीं मान रहे, वो लैली को नहीं मानने लगे। ठीक है, तो यहां पे ये जो सोलिजर्स है ना, सोलिजर्स भी डिस्टर्ब हो गए। जब अब आप समझ सकते हो, जब सोलिजर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ये वार कहां जीत पाएंगे। जब इसको सोलिजर्स खुद अपने ही सोलिजर जो है फ्रेंच के सोलिजर्स, वो जब इसको अपोजिट जा रहे हैं तो ये जंग कहां जीतेंगे। तो इससे क्या हो गया, लैली और इसके जो सबऑर्डिनेट्स थे उनके बीच में आपस में क्या होने लगी, नफरत पैदा होने लगी। क्या पैदा होने लगी, नफरत पैदा होने लगी। ठीक है, इसकी जो ट्रूप्स है ना वो बैड फील कर रहे थे। ठीक है, और वो डिमोरलाइज हो गए। ठीक है, क्या हो गए, वो डिमोरलाइज हो गए। डिमोरलाइज का मतलब क्या है, यानी कि वो उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, दे लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस। वो जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, ये जो बिल्कुल इंप्रेसिव आर्मी थी फ्रेंच ने भेजी थी, ठीक है, ब्रेव स्किलर थे, इनका जो कॉन्फिडेंस था कि हम ब्रिटिशर्स को भगाएंगे। लेकिन अब जो लैली ने सिचुएशन यहाँ पे पैदा की, सिचुएशन क्रिएट की, तो इससे क्या लग रहा है इनको, अब जो इसके सोल्जर्स थे वो भी डिमोरलाइज हो गए, वो फील करने लगे, बैड फील करने लगे वो, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो गया। और अब उन्होंने भी ये मतलब अब वो भी ये सोचने लगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अब हम भारत से नहीं भगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपस में इनको इत्तेफाक नहीं था। ठीक है, इनको आपस में तालमेल नहीं था। और देखिए सोल्जर्स आपस में क्या होने लगे, मतलब ये भी, इनको भी आपस में नफरत पैदा होने लगी इसी दौरान। ठीक है, ये सिचुएशन पीक पे है। ठीक है, बर्बादी जो है, डिस्ट्रक्शन जो है सोल्जर्स की वो पीक पे है, डिस्टर्बेंस जो है सोल्जर्स की वो पीक पे है। और ये जो लैली है ना, लैली और एक ब्लंडर क्रिएट करता है, लैली और एक ब्लंडर करता है। उस वक्त बिजी जो है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो बिजी के अंडर होती है। बिजी याद है ना आपको, बिजी जिसने साल बाद जंग को थ्रोन पे बिठाया था, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो बिजी के टाइम पीरियड में, ठीक है, जिस वक्त फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अंडर थी, बिजी के अंडर, तो उसी टाइम पीरियड में ये और एक ब्लंडर क्रिएट करता है। यहां से सोल्जर्स की जो डिस्टर्बेंस है वो पीक पे है, और एक ब्लंडर करता है, और नतीजा क्या निकलता है, रिजल्ट क्या आता है, फ्रेंच को एक आर्मी के साथ, इंग्लिश के एक आर्मी के साथ कंपीट करना पड़ता है, जहां पे वो इनकम्पिटेंट रहते हैं, यानी कि जहां पे वो क्या करते हैं, उनको मात मिलती है, हार मिलती है। किनको हार मिलती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों, क्योंकि इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, वहां से लैली जो है वो कोई अच्छी, ना ही कोई बुरी ओपिनियन मतलब वो सुनता है, ना ही कोई अच्छी ओपिनियन सुनता है। ठीक है, और डिस्टर्बेंस है सोल्जर्स के बीच में, आपस में वो एक दूसरे को नहीं मानते हैं, इत्तेफाक नहीं है, तो यही तो हो जाएगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक पॉइंट पहले आपको रिपीट कराऊंगा जो हमने कल पढ़ी थी। जैसे कि आपको मैंने कल पढ़ाया था कि जिस वक्त मुजफ्फर जंग को मारा गया था, एक्सीडेंटल एक सिकरमिश हुआ था, यानी कि एक्सीडेंटल एक वार हुआ था फरवरी 1751 में, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, वहां पे मुजफ्फर जंग को मारा गया था। और उसके बाद बिजी ने जल्दी क्या किया था, बिजी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उसने जल्दी क्या किया, उसने सलबात जंग, जो किसका नॉमिनी था, जो मुजफ्फर जंग का नॉमिनी था, उसको जल्दी थ्रोन पे बिठाया। यही मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब क्या होता है, देखिए इंग्लिश वालों ने जब ये सिचुएशन समझ ली कि लैली को अपने सोल्जर्स जो है वो मतलब उसको नफरत करते हैं, ठीक है,
वो उसका नहीं मानते हैं, ठीक है। ना ही लैली सोल्जर्स का सुनता है, ना ही सोल्जर्स लैली का सुनता है। तो इंग्लिश ने जब ये सिचुएशन समझ ली तो उन्होंने एक चाल खेली, ठीक है, उन्होंने एक टैक्ट लगाई, ठीक है। साथ में रॉबर्ट क्लाइव, मैंने आपको कल भी बोला है, रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही टैक्टफुल आदमी था वो। तो इंग्लिश वालों ने इतने ही में क्या किया, उन्होंने आर्मी भेजी। क्या भेजी? दे सेंट आर्मी। कहां आर्मी भेजी? शाबाश। उन्होंने बंगाल से आर्मी निकाली, ठीक है, बंगाल से कुछ आर्मी निकाली, कुछ सोल्जर्स निकाले और कहां भेजे? नार्दर्न सिरकार में भेजे। कहां पे? नार्दर्न सिरकारस में भेजा, जिसको हम बोलते हैं नार्दर्न सरकारस भी, ठीक है। ये नार्दर्न सिरकार कहां पे था? इसमें आती हैं कुछ टेरिटरीज आंध्र प्रदेश की और कुछ टेरिटरीज उड़ीसा की। तो मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही इंग्लिश ने ये सिचुएशन समझ ली, जैसे उनको ये पता चला कि वो कमजोर हो चुके हैं, ठीक है, आपस में उनको तालमेल नहीं है, तो इंग्लिश ने आर्मी कहां से? बंगाल से उठाई और कहां भेजी? नार्दर्न सिरकार में। तो जब उन्होंने वहां पे आर्मी भेजी तो इंग्लिश की आर्मी जो है वो वहां पे राजमुंद्री, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, वो वहां पे राजमुंद्री, ठीक है, मजूलीपट्टनम, वहां पे राजमुंद्री, मजूलीपट्टनम, ठीक है, राजमुंद्री और मजूलीपट्टनम को वहां पे ऑक्यूपाई करते हैं, कब्जा करते हैं। कौन कब्जा करते हैं? आप, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इतना ही नहीं, जिस सलबात जंग को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिस सलबात जंग को बिजी ने, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, ठीक है, यानी कि जिस सलबात जंग को फ्रेंच वालों ने बनाया था, फ्रेंच वालों ने थ्रोन पे बिठाया था, फ्रेंच वालों ने सपोर्ट करके उसको थ्रोन पे बिठाया था, उसी सलबात जंग के साथ अब इंग्लिश वाले क्या करते हैं? इंग्लिश वाले एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं, एक फेवरेबल ट्रीटी साइन करते हैं। क्या करते हैं? फेवरेबल ट्रीटी साइन करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अब यह है कि इंग्लिश वाले जो है, इंग्लिश वाले तो पहले तो सलबात जंग और इंग्लिश के बीच में बहुत ज्यादा नफरत थी, ये एक दूसरे के दुश्मन थे, है ना, क्योंकि अपोजिट पोर्टुगीज को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो जिसके साथ इसको लड़ाई थी, जिसके साथ इंग्लिश वालों को लड़ाई थी, जिस सलबात जंग के साथ इंग्लिश वालों को नफरत थी, लड़ाई थी, उसके साथ अब ये फेवरेबल ट्रीटी साइन करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि अब सलबात जंग जो है, जिसका सपोर्ट इसने लिया, उनको अब ये वापस क्या कर रहा है? उसको ये वापस अब, मतलब हम कहेंगे कहते हैं ना कि उन्होंने नीकी की थी। किन्होंने? फ्रेंच वालों ने सलबा जंग को नीकी की थी, सपोर्ट किया था और थ्रोन पे बिठाया था। अब ये वापस बदी कर रहा है, ठीक है, यानी कि अब ये वापस उनको क्या कर रहा है? वापस से उनको मतलब उनको ही सबक सिखा रहा है, ठीक है, यानी कि उनको ही अब ये अपोजिट जा रहा है। ये किनके साथ अब ट्रीटी साइन करता है? इंग्लिश वालों के साथ ट्रीटी साइन करता है। पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आई? मेरी उर्दू जो है ना, उर्दू हिंदी भाषा मेरी बहुत वीक है। एक्चुअली मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी लोगों को मतलब जो है ना उर्दू अच्छी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी वीक है, इंग्लिश भी वीक है और उर्दू भी वीक है। तो चलिए मैं और भी सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ सलबात जंग को किसने बनाया था? फ्रेंच वालों ने सपोर्ट करके उसको थ्रोन पे बैठाया था, ठीक है। तो अब लेकिन इंग्लिश वाले क्या करते हैं? इंग्लिश वाले सलबात जंग के साथ अब ट्रीटी साइन करते हैं, फेवरेबल ट्रीटी साइन करते हैं, कि ये आपस में आप क्या करते हैं? सलाह करते हैं, ठीक है। जो वार, ये आपस में जो नफरत इनको आपस में मतलब थी, जिसकी वजह से एक दूसरे के मतलब पीछे पड़े थे, ठीक है, यहां तक कि वो चाहते थे कि हम सलबात जंग को कत्ल करेंगे। कौन? इंग्लिश वाले। लेकिन अब सलबात जंग और फ्रेंच के बीच में क्या होती हैं? फेवरेबल ट्रीटी साइन होती हैं। इसका मतलब यह है कि सलबात जंग जो है अब इसने मुंह फेर लिया, ठीक है, अब ये फ्रेंच के खिलाफ ही जाने लगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? जब ये सलबात जंग, जब इंग्लिश वाले सलबात जंग के साथ ट्रीटी साइन करेंगे, इससे जो फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस साउथ इंडिया में था, फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस डेक्कन में था, ठीक है, वो क्या हो गया? वो खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय उसका हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब उसके बाद होता है बैटल ऑफ वंडीवाश। क्या होता है? बैटल ऑफ वंडीवाश होता है। आपसे पूछा जाता है बैटल ऑफ वंडीवाश कब हुआ? तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, बैटल ऑफ वंडीवाश जो है ना वो हुआ 1760 में। अगर पूरा डेट पूछा जाएगा तो 22 जनवरी 1760 में ये हुआ था, ठीक है, 22 जनवरी 1760 में ये हुआ था। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बैटल ऑफ वंडीवाश में लैली को डिफीट किया गया था। क्या किया गया था? डिफीट किया गया था। बैटल ऑफ वंडीवाश किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ वंडीवाश हुआ था फ्रेंच और लैली के बीच, सॉरी,
बैटल ऑफ वेंडिवाश हुआ था लैली और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे लैली को डिफीट किया गया, कब? 1760 में। अगर पूरा डेट पूछा जाएगा तो 22 जनवरी 1760 आप मेरे दोस्तों याद रखना, ठीक है। तो ये जो बैटल ऑफ वेंडिवाश है ना, याद रखना मेरे दोस्तों, इसको कहा जाता है बैटल ऑफ वंडवसी, ठीक है। बैटल ऑफ वंडवसी भी इसको कहा जाता है, बैटल ऑफ वंडवसी भी इसको कहा जाता है। ये तमिलनाडु में ये बैटल हुआ था, ठीक है। दिस वाज फॉट इन तमिलनाडु। यहाँ पे इस बैटल में क्या होता है, जो ब्रिटिश की आर्मी होती है ना, ब्रिटिश की आर्मी ही लैली को क्या करता है, डिफीट कर देता है। लेकिन आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाता है, बैटल ऑफ वेंडिवाश में जो आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी, वो किसके अंडर थी? वो आर्मी जो है ना, वो आयरी कूट के अंडर काम कर रही थी, ठीक है। यानी कि दैट ब्रिटिश आर्मी वाज लेड बाय आयरी कूट इन बैटल ऑफ वेंडिवाश। बैटल ऑफ वेंडिवाश में जो ब्रिटिश आर्मी थी वो किसके अंडर काम कर रही थी? जनरल एरी रूट के अंडर वो, मतलब उनका कमांडर था, उनका हम कहेंगे उनका मतलब जिस तरीके से फौजी जनरल होता है, ठीक है, उनका जनरल था, ठीक। और इसी बैटल ऑफ वेंडिवाश में क्या किया गया था, जो बिजी है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था, बिजी को एज ए प्रिजनर, ठीक है, एज ए प्रिजनर उसको इम्प्रिजन किया गया था, उसको अरेस्ट किया गया था। किसने अरेस्ट किया उनको? उसको अरेस्ट किया था किसने? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। यहां तक अब जैसे कि आपने देखा कितना डोमिनेंस था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, यहाँ तक कि निज़ाम उनके थे, हैदराबाद में उनका कब्जा था, बंगाल में भी उनका इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। और यहाँ तक कि कर्नाटक में भी था, ठीक है। और बहुत सारी टेरिटरीज, यानी कि साउथ इंडिया में इनका बिल्कुल क्या था, डोमिनेंस था, पावरफुल ये थे, ठीक है। पॉलिटिकल पावर इनका पीक पे था, किनका? फ्रेंच का। अब आप देखोगे जाते आते आते फिर यह इनका पौंडीचेरी में भी था, ठीक है ना, पौंडीचेरी में भी इनका कब्जा था। अब आप देख रहे हो इनको डिफीट किया गया बंगाल में भी, और इनको कर्नाटक में भी डिफीट मिली, इनको हैदराबाद में भी डिफीट मिली, क्योंकि निजाम वगैरह सब तो इनके अब खिलाफ होने लगे, सलवा जंग भी इनके खिलाफ होने लगा। तो अब इनकी एक टेरिटरी बचती है, वो कौन बचती है? वो पौंडीचेरी की बचती है। कौन बचती है अब लास्ट पे? अब इनकी टेरिटरी जो बचती है वो पौंडीचेरी की टेरिटरी बचती है। अब पौंडीचेरी का क्या होगा? बैटल ऑफ वेंडिवाश में तो जो लैली है उसको डिफीट मिली। क्या इसके बाद भी लैली हिंदुस्तान में टिक पाएगा? यस, हाँ, अभी भी लैली जो है ना वो पौंडीचेरी को डिफेंड कर रहा है, ठीक है। अभी भी लैली, यानी कि बैटल ऑफ वेंडिवाश के बाद 8 मंथ्स तक, ठीक है, बैटल ऑफ वेंडिवाश जब होता है उसके बाद भी लैली जो है ना वो 8 महीनों तक पौंडीचेरी को डिफेंड करता है। क्या करता है? वो पौंडीचेरी को डिफेंड करता है, ठीक है। और लास्ट पे ये जो पौंडीचेरी है ना और जो लैली है वो सरेंडर करते हैं 16 जनवरी 1761 को। कब? 16 जनवरी 1761 को लैली फिर सरेंडर करता है पौंडीचेरी, और किनको पेश करता है, किनको हवाले करता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसको तो आप पता थी कि अब हम बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, उसको तो अब जान को भी खतरा थी, तो उसने फिर लास्ट पे सरेंडर किया 16 जनवरी 1761 को। और ये जो पौंडीचेरी है किसके हाथों में चली गई? ये फिर चली गई किसके हाथों में? शाबाश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। और जिस वक्त इसने ये 16 जनवरी 1761 में ये सरेंडर किया, जिस वक्त उसको मतलब और भी खतरा था, उस पर अटैक किया गया था, उसने उस वक्त हेल्प मांगी थी एक नवाब से, ठीक है। याद रखना वो नवाब जो था ना वो नवाब ऑफ मैसूर था, ठीक है, नवाब ऑफ मैसूर था। कौन था? मैसूर के नवाब को उसने हेल्प मांगी थी, जिसका नाम था हैदर अली। ये वही हैदर अली, ठीक है, जो हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। हैदर अली जो मैसूर का नवाब था, हैदर अली जो मैसूर का नवाब था, उसको हेल्प मांगी थी 16 जनवरी 1761 को। किसने मांगी थी? लैली ने। उसने उसको बोला था कि आप हमें सपोर्ट करो, डिफेंस प्रोवाइड करो, ताकि हम पौंडीचेरी को अच्छी तरीके से डिफेंड कर पाएंगे। लेकिन उसको लास्ट पे सरेंडर करना पड़ा। अब आप बताओगे, हैदर अली उसको सपोर्ट करना चाहता था, किसको? लैली को। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या हुई? लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन लीक होने की वजह से इनको क्या हुआ? इनको जो नवाब था मैसूर का हैदर अली, वो इसको हेल्प नहीं कर पाया। और सबसे यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे ना, फ्रेंच का जो मतलब पावर जो इनका लास्ट हो गया, जो इनका डोमिनेंस लास्ट हो गया, वो कब पता है? कब हो मतलब वो हम कब कह सकते हैं कि किस टाइम पीरियड में हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इनका जो पावर है वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया, वो बिल्कुल मतलब वीक हो गया, ठीक है। तो जिस वक्त जिंजी, ये मतलब हिस्टोरियंस का मानना है, जिस वक्त जिंजी और मही
ये किसकी टेरिटरी थी? पौंडीचेरी की। ठीक है, जिंजी और मही जिस वक्त कैप्चर किया किन्होंने? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसी वक्त जो इनका पावर है वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया। किनका? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले बंगाल में कब्जा था। कहां कहां तक इनका कब्जा था? बंगाल में कब्जा था, हैदराबाद में कब्जा था, कर्नाटक सिरकारस में कब्जा था, पौंडीचेरी में कब्जा था। हर एक टेरिटरी ये लास्ट उनसे हो रही है। ठीक है, ये लास्ट कर रहे हैं एक टेरिटरी को। लास्ट में इनके पास पौंडीचेरी बचती है। अब पौंडीचेरी को भी ये सरेंडर करते हैं। जिंजी मही यानी कि पौंडीचेरी की टेरिटरीज को भी आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब्जा कर दी गई। ठीक है, अब लास्ट पे क्या होता है? जिस वक्त ये सरेंडर करते हैं ना 1761 में, लैली को क्या किया जाता है? लैली को फिर प्रिजन किया जाता है, इम्प्रिजन किया जाता है। इसको एज ए कैदी, ठीक है, उसको एज ए प्रिजनर इसको अरेस्ट किया जाता है। कहाँ पे? वार में। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको फ्रांस वापस भेजा गया था। किसने फ्रांस वापस भेजा? इसको यहाँ पे मारा नहीं गया, उसको फिर इंग्लिश वालों ने फ्रांस वापस भेजा, यानी कि यहाँ से एक्सपेल किया, भारत से उसको निकाल दिया गया। और लास्ट पे 1766 में फिर उसको फांसी दी गई। कहाँ पे? वहाँ पे फ्रांस में। ठीक है, अब जो थर्ड कैरेंटिक वार है ये एंड कब हुआ? 1763 में। ये एंड कैसे हुआ? ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये एक ट्रीटी, ठीक है, ये एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम था पीस ऑफ पेरिस ट्रीटी से। ठीक है, पीस ऑफ पेरिस ट्रीटी जो है उसकी मदद से, उसकी वजह से, यानी कि लास्ट पे यहाँ पे पीस ऑफ पेरिस जब होती है 1763 में, ये ट्रीटी जब साइन होती है 1763 में, तो उसके बाद ही थर्ड कैरेंटिक वार जो है वो क्या होता है? एंड होता है। ठीक है, तो 7 साल वार चलता रहता है, यानी कि 7 सालों के बाद जब पीस ऑफ पेरिस साइन की जाती है ये ट्रीटी, तो उसकी वजह से फिर थर्ड कैरेंटिक वार एंड हुई। तो पीस ऑफ पेरिस की जो ट्रीटी है इसमें क्या लिखा गया था? इसके अकॉर्डिंग क्या था? क्या मतलब ये जो पीस है ये रेस्टोर कैसे हो गया? इस ट्रीटी में ये लिखा गया था कि जो फ्रेंच वाले हैं ना, फ्रेंच वालों को हम कुछ सेटलमेंट्स, ठीक है, फ्रेंच वालों को कुछ सेटलमेंट्स हम पौंडीचेरी की, ठीक है, इस ट्रीटी में ये लिखा गया था कि पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी और इसके अलावा कुछ और एंड सम सेटलमेंट्स, ठीक है, और भी कुछ सेटलमेंट, यानी कि पौंडीचेरी के अलावा और भी कुछ सेटलमेंट्स हम किनको वापस देंगे? फ्रेंच वालों को। ठीक है, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हम वापस देंगे। लेकिन शर्त ये थी कि जो टेरिटरीज अब ये इनको प्रोवाइड करेंगे वापस, ठीक है, जो टेरिटरीज इनको ये वापस करेंगे उनका फोर्टिफिकेशन अब नहीं होने वाला था। ठीक है, यानी कि अब फ्रेंच वाले उसको फोर्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बस सिर्फ एज ट्रेडिंग सेंटर्स उसको इस्तेमाल कर सकते थे इन टेरिटरीज को। ठीक है, सिर्फ एज ट्रेडिंग सेंटर्स। वो क्या हो गया? जब ये फोर्टिफाई नहीं कर सकते, जब ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते थे, तो वो क्या फायदा था इनके लिए, फ्रेंच वालों के लिए? ठीक है, बस सिर्फ ये ट्रेड कर सकते थे। अगर हम वहां से देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, तो वो अपनी टेरिटरीज को इजीली फोर्टिफाई भी कर सकते थे, यानी कि वो अपने लिए इजीली वो वॉल्स वगैरह अपने लिए वो इजीली वो फोर्ट्स वगैरह भी बिल्ड कर सकते थे अपनी टेरिटरीज के सराउंडिंग्स में। वो क्या कर सकते थे? वॉल्स वगैरह जो ये बनाते थे वो बना सकते थे। कौन? इंग्लिश ईस्ट कंपनी वाले। लेकिन फ्रेंच वालों को ये इजाज़त नहीं दी गई थी एज पर ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस जो 1763 में साइन की गई थी, जिसकी वजह से थर्ड कैरेंटिक वार 7 साल के बाद खत्म हुई थी। तो बस इतना था कि पीस ऑफ पेरिस जो है, पीस ऑफ पेरिस ट्रीटी ये 1763 में साइन की गई थी। थर्ड कैरेंटिक वार इसी ट्रीटी के दौरान ये जो थर्ड कैरेंटिक वार है ये एंड हुई थी। ठीक है, इस ट्रीटी के मुताबिक क्या था कि पौंडीचेरी और कुछ बाकी जो कुछ सेटलमेंट्स थी वो हम फ्रेंच को वापस कर देंगे, लेकिन शर्त ये था कि फ्रेंच वाले उसको फोर्टिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ वो इनको एज ट्रेडिंग सेंटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैरेंटिक वार्स हमने एंड किए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, यानी कि फर्स्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया फैक्ट्री बंगाल में कब खोली गई थी, कब सेटअप की गई थी? ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1651, याद रखना। ठीक है, 1651 में पहली बार इंग्लिश ईस्ट इंडिया फैक्ट्री खुलती है। कहाँ पे सेटअप होती है? बंगाल में। ठीक है, कब? 1651 में। और याद रखना ये हुगली, ठीक है, इट वॉज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। ठीक, और दूसरा एक पॉइंट,
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए जिस वक्त पहली फैक्ट्री बंगाल में, मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, बंगाल में उन्होंने 1651 में पहली फैक्ट्री खोली, जिस वक्त बंगाल में उन्होंने पहली बार फैक्ट्री खोली इंग्लिश वालों ने, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस वक्त वहां पे पहली फैक्ट्री खोली, उन्होंने किससे परमिशन ली थी? याद रखना, उन्होंने सुल्तान शुजा, ठीक है, सुल्तान शुजा से उन्होंने परमिशन ली थी, ठीक है, जो शाहजहां का क्या था, बेटा था। और सुल्तान शुजा उस वक्त बंगाल का सूबेदार था, ठीक है। 1651 में जिस वक्त फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री बंगाल में सेटअप हुई थी हुगली रिवर के बैंक पे, उन्होंने किससे परमिशन ली थी? सुल्तान शुजा से, जो उस वक्त सूबेदार था बंगाल का। और सुल्तान शुजा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, सुल्तान शुजा जो है वो शाहजहां का बेटा था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1717 में क्या होता है? 1717 में फुरुखसियार जो है मुर्शिद कुली खान इसका नाम होता है, ठीक है। मुर्शिद कुली खान दीवान था, किसका? ये दीवान ऑफ बंगाल था, यानी कि आप समझो मिनिस्टर था। क्या था? ही वॉज दीवान ऑफ बंगाल। मैं आपको बता रहा हूं 1717 में क्या हुआ, फुरुखसियार ने अपॉइंट किया मुर्शिद कुली खान को। पहले आप ये समझ लीजिए मुर्शिद कुली खान कौन था। मुर्शिद कुली खान दीवान था, किसका? बंगाल का, ठीक है। बंगाल का जो दीवान था उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। 1717 में जो बंगाल का दीवान था उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। और 1717 में क्या होता है, फुरुखसियार मुर्शिद कुली खान को अब अपॉइंट करता है एज सूबेदार। क्या करता है वो? अब उसको अपॉइंट करता है एज सूबेदार। पहले वो क्या था? दीवान था। अब वो उसको अपॉइंट करता है एज सूबेदार, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो इसको अपॉइंट करता है एज गवर्नर। हम ये भी कह सकते हैं कि वो फुरुखसियार ने 1717 में मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया एज निजाम, या ही अपॉइंटेड हिम एज नाजिम ऑफ बंगाल, निजाम ऑफ बंगाल, या आप कहो गवर्नर ऑफ बंगाल या सूबेदार ऑफ बंगाल, ठीक है, कुछ भी कहो एक ही बात है, ठीक है। तो 1717 में पहले क्या था? वो दीवान था बंगाल का, लेकिन अब इसने उसको क्या बनाया? सूबेदार बनाया। यानी कि इसका मतलब यह है 1717 में जिस वक्त फुरुखसियार ने मुर्शिद कुली खान को सूबेदार बनाया, गवर्नर बनाया, ठीक है, तो बंगाल का, तो इसका मतलब अब ये हो गया कि जो कुली खान था, कुली खान के पास अब दो पोस्ट आ गई, ठीक है, एक सूबेदार का और दूसरा दीवान का, ठीक है। दीवान का पोस्ट भी अब इसको मिला और सूबेदार की पोस्टिंग भी अब इसको मिल गई। किसको? मुर्शिद कुली खान को। यानी कि इसका जो पावर है ना, पहले ये दीवान था, इसका मतलब जो हम कहेंगे इसका पावर जो है, मतलब एक सेकेंड, इसके जो पावर्स थे वो थोड़े कम थे, लेकिन फिर जब इसको सूबेदार बनाया गया इसकी पावर्स इंक्रीज किए गए। जब इसका पावर इंक्रीज हुआ, ठीक है, जब मुर्शिद कुली खान का पावर इंक्रीज हुआ तो ये जो पावर इसको इंक्रीज हुआ इसका फायदा उसने उठाया। फायदा कैसे उठाया? उसने अपने आप को, ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल अपने आप को करार कर दिया, ठीक है। यानी कि उसने अब ये कहा कि अब मैं नवाब ऑफ बंगाल हूं, ठीक है। पावर जब उसके पास आया, पावर जब उसको दिए गए, तो अब ये यानी कि अब ये फुरुखसियार के अपोजिट ही होने लगा। इसने क्या किया? ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज नवाब ऑफ बंगाल। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। याद रखना, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए पहला इंडिपेंडेंट नवाब बंगाल का कौन था? पहला इंडिपेंडेंट नवाब बंगाल का कौन था? वो था मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। कब? 1717 में ये नवाब बना था। हाँ, यहां पे और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपसे ये पूछेगा कि लास्ट नवाब कौन था, लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब जो था ना, वो था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन इसके बाद भी एक नवाब आया था जिसका नाम था मंसूर अली खान, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो ब्रिटिशर्स के अंडर था, लगभग 1880 के टाइम पीरियड में, इसी के आसपास, ठीक है। मंसूर अली खान जो है ना, वो ब्रिटिशर्स के अंडर था, लेकिन लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब कौन था बंगाल का? वो था सिराजुद्दौला। हाँ, और एक पॉइंट, बैटल ऑफ बिदारा कब हुआ था? बैटल ऑफ बिदारा हुआ था 1759 में, ठीक है। तो किसके बीच में हुआ था? ये इंग्लिश और डच के बीच में हुआ था। यहां पे किसकी विक्ट्री हुई थी? यहां पे इंग्लिश वालों ने डिफीट किया था डच लोगों को। हाँ, और एक पॉइंट 1740 में, अब 1740 में याद रखना, अली वर्दी खान जो है ना, ये कौन था? अली वर्दी खान
ठीक है। अली वर्दी खान कौन था? ये बिहार का डिप्टी गवर्नर था। क्या था? ये बिहार का डिप्टी गवर्नर था। 1740 में अली वर्दी खान जो गवर्नर था, जो डिप्टी गवर्नर था, किसका? बिहार का। जो बिहार का डिप्टी गवर्नर था, इसने क्या किया 1740 में? इसने नवाब सरफराज खान को, सरफराज खान याद रखना, नवाब सरफराज खान जो मुर्शिद काली का ग्रैंडसन था। ठीक है, अब ये जरूर याद नहीं रखना कि वो मुर्शिद काली का ग्रैंडसन था। ठीक है, इनका शजर नस्ब उसको कहा जाता है ना शायद, वो जरूरी याद नहीं रखना है। ठीक है, 1740 में अली वर्दी खान जो डिप्टी गवर्नर था बिहार का, इसने नवाब सरफराज खान को अपने ऑफिस से निकाला। यानी कि जो नवाब सरफराज खान का जो अपना ऑफिस था, वहीं पे गया कौन? डिप्टी गवर्नर बिहार का जिसका नाम था अली वर्दी खान, वहां गया और सरफराज खान को निकाला, घसीट के निकाला और फिर उसको मार दिया। क्या किया? उसको मार दिया, किल कर दिया। ही किल्ड हिम। तो मुर्शिद काली का जो ग्रैंडसन था सरफराज खान, नवाब सरफराज खान, उसको किसने मारा? अली वर्दी खान ने। कब? 1740 में। अली वर्दी खान कौन था? वो था डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार। और एक बात, जो मतलब काम, जो कंट्रीब्यूशन दिया था किसने भारत के लिए? अली वर्दी खान ने। अली वर्दी खान ने कभी भी फ्रेंच और इंग्लिश की जो कंपनीज थी, वो जो फैक्ट्रीज खोलते थे, वो जो फोर्टिफिकेशन करते थे, इसने कभी भी उनको अलाउ नहीं किया। ठीक है, फॉर द फोर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट्रीज अली वर्दी खान ने कभी भी उनको अलाउ नहीं किया है, चाहे वो फ्रेंच थे चाहे वो इंग्लिश वाले थे। ठीक है, और एक बात चंद्रनगौर में, ठीक है, चंद्रनगौर में भी अली वर्दी खान ने चंद्रनगौर और कलकत्ता में भी, हाँ, चंद्रनगौर और कलकत्ता में भी अली वर्दी खान ने फ्रेंच और इंग्लिश वालों को फोर्टिफिकेशन करने नहीं दी। उसके बाद 1756 में अली वर्दी खान की डेथ हो जाती है और अली वर्दी खान अपने ग्रैंडसन को क्या करता है? फिर नॉमिनेट करता है, थ्रोन पे बिठाता है, जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला उसका नाम होता है। तो लास्ट पे एक बार मैं आपसे फिर बताऊंगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए आता हूँ, पढ़ाने के लिए आता हूँ। ठीक है, अब आप बताओ कि सर हम पेमेंट करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। देखिए, मुझे कमाने से कोई गर्ज नहीं है। आप जो पेमेंट करते हैं ना, उस पेमेंट को, जो पेमेंट मैंने आपसे आज लिया ना, उसको बस मुझे एक फ़्लाइट की टिकट हासिल हुई है, जम्मू टू श्रीनगर जम्मू और जम्मू श्रीनगर, एक फ़्लाइट की टिकट निकली है बस। लेकिन देखिए, हमारा विजन, मैंने जिस वक्त यहाँ पे ज्वाइन किया ना, मैंने अमित सर से ये बात की कि हम जो भी पढ़ाएंगे, हम एक एक टॉपिक इनको पढ़ाएंगे। ठीक है, इनको दोबारा कभी पेड कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, या बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, या मतलब किसी और कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अब आप बताओ सर, ये बताओ PDF आप क्यों नहीं दे रहे हो? जब PDF मेरे पास अवेलेबल ही नहीं थी, और जिस वक्त कोई भी सर एग्रीमेंट साइन करता है ना, वो PDF के लिए एग्रीमेंट साइन नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ लेक्चर्स के लिए एग्रीमेंट साइन करता है। और अब दूसरी बात है, अगर मेरे पास होते तो मैं हेल्प के लिए, मतलब फॉर द सेक ऑफ हेल्प, मैं आपको प्रोवाइड करता। लेकिन जब है ही नहीं, तो आप नाराज क्यों होते हो? ये चीज़ मुझे बताओ। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो JKP की प्रेपरेशन हमारे पास करते थे। जितनी भी PDFs थी, 10,000 MCQs मैंने प्रोवाइड किए, 500 वन लाइनर क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए, बहुत सारे, मतलब इतनी PDFs मैंने फ्री में दी हैं। बच्चे बोलते कि सर आप इसको फ्री में क्यों दे रहे हो? आप तो पेमेंट भी मतलब ले सकते हो, हम पेमेंट देंगे। मैंने कभी भी किसी से पेमेंट नहीं ली हो आज तक, किसी भी PDF की। जब है नहीं PDF, तो मैं लाऊंगा कहाँ से? मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मेरी एज आपसे बहुत कम है। आप ग्रेजुएट्स हो, आप मतलब आपने 12th किया ना, आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, कोई फाइनल ईयर में है। मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है। फर्स्ट ईयर का मैंने एग्ज़ाम दिया है, अभी मेरा सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है, शायद होगा अप्रैल मई में होगा। मेरी उम्र भी आपसे कम है, मतलब मैं भी खुद भी अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। बस सिर्फ मैं आपको यहाँ पे, मेरा शौक था आपको पढ़ाने का, हेल्प करने का, तो यहाँ आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक सर हूँ, मेरे पास नोट्स होंगे, मेरे पास मटेरियल अवेलेबल होगा, बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता है कुछ तो मैं ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो 7051578223 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, 7051578223। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।